हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट शिमला को। इससे पहले हम 8 डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस कर चुके हैं और शायद आप वो वीडियो देख भी रहे होंगे, आपने देखे होंगे आठों के आठों वीडियो। तो चलिए आज शिमला में हम डिस्कस करेंगे। शिमला की स्थापना जो थी वो ज़िले के रूप में 1 सितंबर 1972 को हुई थी। और जो बुशहर रियासत है वो महासू की, जो पुराना शिमला का पुराना नाम महासू था, और उसमें बुशहर रियासत और अन्य छोटी बड़ी ठकुराइयाँ या रियासतें उनको हम कह सकते हैं वो आती थी उसके अंतर्गत। तो बुशहर रियासत के बारे में देखते हैं। बुशहर बुशहर रियासत जो थी महासू की सबसे बड़ी रियासत थी। पश्चिमी हिमालय में कश्मीर के बाद बुशहर प्राचीनतम रियासत थी। जो तो इस क्षेत्र को प्राचीन ग्रंथों के अनुसार किन्नर खंड अथवा किन्नर देश के नाम से भी जाना जाता था। तो कहा जाता है कि बुशहर की स्थापना जो थी वो श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने की थी। प्रद्युम्न अपने पुत्र अनिरुद्ध अनिरुद्ध जो हुए वो फिर श्री कृष्ण के पोते हुए। इस संबंध संबंध देखें इनमें। तो प्रद्युम्न अपने पुत्र अनिरुद्ध का विवाह जो था शोणितपुर, जिसको अब हम सराहन के नाम से जानते हैं, के राजा बाणासुर की पुत्री से करने आया था। प्रद्युम्न ने बुशहर की स्थापना कर कामरू को इसकी राजधानी बनाया। तो यहाँ आप देखेंगे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बुशहर की सबसे पुरानी राजधानी कौन सी थी। तो कामरू जो थी बुशहर रियासत की सबसे पुरानी राजधानी रही है। कांगरू वर्तमान में किन्नौर जिले में पड़ता है, स्थित है किन्नौर जिले में, वर्तमान का जो किन्नौर जिला है। बुशहर राजवंश वंश की जो कुल देवी हैं वो भीमा काली हैं, और आपको पता है भीमा काली जी का मंदिर जो है सराहन में स्थित है। राजा प्रद्युम्न को डोमनया डोमनियान, आप देख सकते हैं, के नाम से भी संबोधित किया जाता था। तो जब आप इतिहास में पढ़ेंगे तो उसमें आपको राजा प्रद्युम्न का जो नाम है डोमनियान भी लिखा हुआ मिलेगा कहीं कहीं पर। तो आगे देखते हैं। एक अन्य स्रोत के अनुसार बुशहर की नींव जो थी दक्षिण भारत से आए राजकुमार दुम्बर सिंह या दानवर सिंह ने 351 ईस्वी, जो कि संवत में देखा जाए तो 472 था, में रखी थी। तो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन जो पहले वाला मत है कि ये प्रद्युम्न ने इसकी स्थापना की थी बुशहर की। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, इसी से आते हैं। ये जो यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में अन्य स्रोत की बात की गई है, इससे ये जो है इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। बुशहर की दो प्रमुख वंशावलियाँ हैं। तो एक कामरू से प्राप्त हुई है वंशावली किन्नौर में, और दूसरी जो है बुशहर वाली। तो जो कामरू से प्राप्त हुई है उसका नाम है किन्नौर बुशहर वंशावली के नाम से जाना जाता है। और जो दूसरी वंशावली है वह है रामपुर से प्राप्त। तो एक आपका किन्नौर बुशहर वंशावली हो गई और दूसरी रामपुर वंशावली। तो किन्नौर बुशहर वंशावली के हिसाब से जो वीरभद्र सिंह जी थे, जो कि जिनका अभी हाल ही में मृत्यु हो गई, जिनकी 8 जुलाई को, वो बुशहर रियासत के 125वें वंशज थे। और जो राहुल संकृत्यान के किन्नर प्रदेश में, ये राहुल संकृत्यान की एक बुक है किन्नर प्रदेश, इसमें रामपुर वंशावली के अनुसार वीरभद्र जो हैं थे 123वें वंशज थे। तो देखिए दो वंशावलियों का यहाँ फर्क बताया गया, दो वंशजों का। 8 जुलाई 2021 को हिमाचल प्रदेश के 6 बार रहे मुख्यमंत्री माननीय श्री वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं। चतर सिंह 1512 से 1574 ईस्वी बुशहर का एक योग्य शासक रहा था, जिसने सारे बुशहर किन्नौर को एक सूत्र में बांध दिया था। यह राजा प्रद्युम्न के बाद कामरू वंशावली के अनुसार बुशहर का 110वां राजा था, जिसने 1554 ईस्वी तक देलठ, करलांगल व खनेटी ठकुराइयों को अपने राज्य में मिला लिया था। चतर सिंह के बाद उसका पुत्र भूप सिंह और उसके बाद जो था कल्याण सिंह बुशहर के राजा रहे हैं। आगे देखते हैं। राजा केहरी सिंह जो कि 1639 से 1696 ईस्वी तक बुशहर के राजा रहे थे।
इनके बारे में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं। जो राजा केहरी सिंह थे वो एक कुशल व वीर योद्धा थे, और केहरी सिंह को हम अजान बाहु के नाम से भी जानते थे। मतलब इन्हें अजान बाहु कहा जाता था। अजान बाहु का मतलब होता है जिनकी भुजाएं काफ़ी लंबी होती हैं। तो जो श्री राम थे, प्रभु श्री राम, वो भी अजान बाहु थे। मतलब अगर ये खड़े हो जाते थे, सीधे खड़े, अजान बाहु उन्हें कहा जाता था, तो उनके हाथ जो थे लगभग उनके घुटनों तक पहुंच जाते थे। तो ऐसे काया वाले इंसान को, मतलब जिनकी शरीर की बनावट ऐसी हो, तो उन्हें अजान बाहु कहा जाता था। तो केहरी सिंह जो थे अजान बाहु थे। औरंगजेब ने केहरी सिंह को दिल्ली बुलाकर जो था छत्रपति का खिताब दिया था। रामपुर के लवी मेले को शुरू करने का श्रेय जो है वो केहरी सिंह को ही जाता है। और जो बुशहर और तिब्बत के बीच उनके समय संधि हुई थी, उसमें ऊन, पशम, पशम भी पश्मीना ऊन है, इसके अलावा पशु, नमक, सुहागा आदि जो थे, बुशहर में लवी मेले में ये सामान आता था तिब्बत बॉर्डर से। लवी मेले के अलावा पौष व बैसाख में भी ढाल, या जिसको हम डोलिंग चराम के नाम से जानते थे, मेला, ये मनाए जाते थे। मतलब ये उनके समय शुरू हुए, राजा केहरी सिंह के समय। तो आप देख सकते हैं कि जो लवी मेला है प्रसिद्ध मेला, इसके अलावा ढाल या डोलिंग चराम जो थे मेले, ये भी केहरी सिंह के समय ही शुरू हुए थे। होंगरोंग घाटी केहरी सिंह को जागीर स्वरूप तिब्बत से मिली थी। तो होंगरोंग घाटी आपको पता है वर्तमान में ये किन्नौर जिले में स्थित है, और ये केहरी सिंह को जो था जागीर के रूप में ही मिली थी। 1962 तक तिब्बत किन्नौर के बीच जो था कर मुक्त व्यापार किया जाता था। और 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, उसके बाद जो ये टैक्स फ्री ट्रेड था ये बंद कर दिया गया था तिब्बत और किन्नौर के बीच। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विजय सिंह 1696 ईस्वी में बुशहर का राजा बना। इसने जो था आपकी कुमारसेन, कोटगढ़ व सारी आदि क्षेत्रों को जीता और उनको बुशहर में मिला लिया था। और उस समय कहा जाता जो सारी का क्षेत्र था उसमें पब्बर नदी के दाहिने हिस्से, यानी आपका जो रोहड़ू का क्षेत्र था, वो भी सारी के अंतर्गत ही आता था। तो इन इन जगहों को, इन क्षेत्रों को विजय सिंह ने बुशहर में मिला लिया था। चलिए आगे देखते हैं। राजा राम सिंह जो थे उनका शासनकाल 1736 से 1799 ईस्वी तक रहा था। तो कहा जाता है कि बुशहर की राजधानी जो थी सराहन से रामपुर बदली थी। तो ये राम सिंह ने ही बदली थी, राजा राम सिंह ने। आपको पता है कि बुशहर की जो पुरानी राजधानी थी, मतलब सबसे पहली राजधानी, वो कामरू थी। इसके बीच में आगे जो वंशज आए उन्होंने कामरू से जो था राजधानी वो ले आए थे सराहन, और सराहन के बाद रामपुर जो लाई वो राजा राम सिंह को इसका श्रेय जाता है। बुशहरियों ने 1776 में स्पीति में जो डंखर झील भी है और किला भी है, तो जो ढंकर में था उस पर अधिकार कर लिया था बुशहरियों ने 1776 में। इसी दौरान जो था नेपाल में गोरखा राजा हुए थे पृथ्वी नारायण शाह ने 1768 ईस्वी में काठमांडू पर अधिकार कर एक सशक्त गोरखा राज्य की नींव रखी थी। और जो कांगड़ा के कटोच वंशीय राजा थे प्रसिद्ध संसार चंद, उनका कार्यकाल भी 1775 से 1823 रहा था। मतलब आप देख सकते हैं बुशहर, नेपाल, कांगड़ा, पंजाब, जम्मू कश्मीर में हर जगह जो थे इस समय के जो राजा थे वो काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह जी थे, उनका शासनकाल भी 1780 से 1839 तक रहा है। जम्मू कश्मीर के राजा गुलाब सिंह जी थे, उनका कार्यकाल भी 1792 से 1858 के बीच रहा है। तो काफ़ी प्रसिद्ध राजा रहे हैं इस समय के दौरान। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राजा महेंद्र सिंह जो थे 1810 ईस्वी के आसपास जो थे बुशहर के राजा बने थे, और लगभग इसी समय जो था जो अमर सिंह थापा थे गोरखा, उन्होंने बुशहर की राजधानी जो थी रामपुर उस पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया था। किन्नौर को छोड़कर अधिकांश भाग जो था गोरखाओं के अधिकार में आ गया था। बाद में राजा महेंद्र सिंह व अंग्रेजों ने गोरखाओं को
बुशहर से बाहर निकाला था, जिसके बाद 1815 में अंग्रेज़ों ने महेंद्र सिंह को जो था स्वतंत्र सनद प्राप्त की थी, मतलब उनको स्वतंत्र घोषित किया था। तो राजा महेंद्र और अंग्रेज़ों ने हराया था गोरखाओं को, अ, और जो रामपुर पर कब्जा किया था वो गोरखा थे, अमर सिंह थापा, इनका नाम आप याद रखेंगे, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शमशेर सिंह जो थे 1850 से लेके 1914 ईस्वी तक बुशहर के राजा रहे थे। और ये क्वेश्चन यहाँ से हर बार पूछा जाता है, मतलब बहुत बार पूछा जा चुका था कि 1857 की क्रांति में बुशहर के वो कौन राजा थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता नहीं की थी। तो राजा शमशेर सिंह जिनकी हम बात कर रहे हैं, 1857 के विद्रोह में इन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता नहीं की थी। बुशहर रियासत में राजा के उपरांत 3 कनैत पारिवारिक वजीर हुआ करते थे, जिसमें पवारी, कोहल व शुआ, ये 3 पारिवारिक वजीर थे, जिनका औहदा मतलब जिनकी पोस्ट जो थी राजा के बाद ये आती थी वजीरों की। किन्नौर क्षेत्र में पवारी वजीर मनोहर दास व रण बहादुर प्रमुख रहे हैं। तो किन्नौर क्षेत्र में होते थे पवारी वजीर, जिसमें मनोहर दास व रण बहादुर जो थे फेमस थे। रण बहादुर इतना शक्तिशाली वजीर रहा था कि उसने बुशहर शासक जो थे टिक्का रघुनाथ से डोडरा क्वार क्षेत्रों का अधिकार तक मांग लिया था। तो आप देख सकते हैं कि ये वजीर कितने शक्तिशाली थे कि इन्होंने राजा से एक मतलब रियासत का एक हिस्सा ही मांग लिया था। नहीं तो राजा से मतलब उनकी रियासत का भाग मांगने के लिए वजीर का मजबूत होना ज़रूरी है, क्योंकि राजा जो था आक्रमण भी कर सकता था और जो वजीर था उसको मरवा भी सकता था। लेकिन ये इतने शक्तिशाली वजीर थे उस समय के। चलिए आगे देखते हैं। जो सत्याग्रह था उसको बुशहर में धूम के नाम से जाना जाता था। धूम, हाँ, यह धूम जो है, धूम आपको बहुत मतलब ये देखने को नहीं मिलेगा वर्ड, शायद ही कहीं देखने को मिले, तो इसको सत्याग्रह या धूम कहते थे। जो 1859 में राजा शमशेर सिंह थे, उनके भाई फतेह सिंह के नेतृत्व में ही ये सत्याग्रह या धूम जिसको कहते हैं ये हुआ था। और ये क्यों हुआ था, इसका कारण था जो 1854 में मुंशी श्यामलाल द्वारा नगद मालगुजारी जो मालगुजारी थी नगदी के रूप में तय की गई थी, उसके विरोध में ये धूम और सत्याग्रह जो था हुआ था। राजा शमशेर सिंह का शासन जो था संतोषजनक नहीं रहा था, इसलिए 1886 में उन्होंने अपने पुत्र टिक्का रघुनाथ सिंह को जो था प्रशासनिक कार्य सौंप दिए थे। 4 अगस्त 1914 को राजा शमशेर सिंह की मृत्यु हो गई थी सराहन में। आगे है राजा पदम सिंह जो थे 1914 से 1948 तक राजा रहे थे। पदम सिंह का राज तिलक 13 नवंबर 1914 को बिलासपुर के राजा के हाथों हुआ था। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और अगर मैं सही हूँ तो राजा विजयी चंद्र जो थे उस समय राजा थे जिन्होंने राज तिलक किया था पदम सिंह जी का। तो पदम सिंह एक रखैल का पुत्र था। 1917 में पदम सिंह को प्रशासन के पूर्ण अधिकार मिले। इनकी 9 शादियां हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में बुशहर ने अंग्रेजों का साथ दिया था। इसी से खुश होकर 4 अक्टूबर 1918 को अंग्रेजों ने पदम सिंह जी को 9 तोपों की सलामी दी थी। और ये पदम सिंह जी थे, ये ही माननीय वीरभद्र सिंह जी के पिता थे। बुशहर रियासत में 75 इन्फेंट्री सेना तथा पुलिस का गठन जो था पदम सिंह द्वारा ही किया गया था। 1943 में बुशहर सरकार अधिनियम बना। यह एक प्रकार से बुशहर का संविधान था। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुशहर का संविधान किसे कहा जाता है। तो 1943 में बुशहर सरकार अधिनियम को बुशहर का संविधान भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम कुछ अन्य ठकुराइयाँ या रियासतें हैं जिनकी बात करेंगे। वैसे तो बहुत रियासतें रही हैं इस क्षेत्र में, लगभग आपको 20 से 21 रियासतें या ठकुराइयाँ मिलेंगी, लेकिन हम सबको इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं। कुमारसेन, जो कुमारसेन है इसकी स्थापना बिहार के गया से आए ब्राह्मण कीरत सिंह ने की थी, जो कि ग्याडू या गौड़ नाम से प्रसिद्ध थे।
और राणा विद्याधर सिंह जो थे वो कुमार सेन के अंतिम शासक रहे थे। 15 अप्रैल 1948 को यह महासू जिले का भाग बना दिया गया था कुमार सेन को। तो देखिए इनमें हम जो को याद रखना है तो इनके संस्थापक थे, जैसे यहाँ पे ब्राह्मण कीरत सिंह संस्थापक रहे हैं और अंतिम राजा राणा विद्याधर सिंह, तो इनका ही नाम हमको याद रखना है, या कुछ अन्य ऐसी इंपॉर्टेंट घटना होगी तो हम डिस्कस करते रहेंगे। इसके बाद है खनेटी। खनेटी की स्थापना कुमार सेन के संस्थापक कीरत सिंह के पुत्र सबीर चंद ने ही की थी। 1815 में यह बुशहर की जागीर बन गई। तो देखिए काफ़ी छोटे से समय के लिए रही। बलसन की बात करें तो बलसन की स्थापना सिरमौर के राठौर वंश अलग सिंह द्वारा 12वीं सदी में की गई थी। और 1805 से पहले जो था बलसन सिरमौर रियासत का ही भाग हुआ करता था। 1805 में गोरखा आक्रमण के समय यह कुमार सेन रियासत की जागीर बन गई और वह ठाकुर जोगराज सिंह इसका शासन इस पे शासन करते थे। 21 सितंबर 1815 ईस्वी में ठाकुर जोगराज सिंह को ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्र सनद प्राप्त दी थी ब्रिटिश सरकार ने। 1857 की क्रांति में बलसन ने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसके चलते 1858 में अंग्रेजों ने जोगराज को खिल्लत प्रदान की और राणा की उपाधि दी। तो यहाँ से बलसन से आपको इसके संस्थापक जो अलग सिंह थे उनके बारे में नाम याद रखना है। और ये फिर बलसन का भाग रही, कुमार सेन का भाग रही है। और इसके अलावा जो जोगराज सिंह जी हैं वो उनसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ठकुराई या किस रियासत से ये संबंधित है, एक्चुअली ये ठकुराई ही थी क्योंकि इनको राणा की उपाधि दी गई थी यहाँ पे। तो ये बलसन से संबंधित थे ठाकुर जोगराज। तो चलिए आगे देखते हैं। भज्जी। भज्जी की बात करते हैं। इसकी स्थापना जो थी कुटलहर रियासत के वंशज चारू ने की थी। इनका नाम था चारू। वो बाद में अपना नाम बदल कर इन्होंने उदयपाल रख लिया था। और इसके बाद जो था चारू के बाद 29वें वंशज जो थे जिनका नाम सोहनपाल था। इसको आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका सुन्नी कस्बा है, तो ये सुन्नी कस्बा किसने बसाया था? तो ये सोहनपाल ने बसाया था। और सोहनपाल जो थे वो भज्जी के जो संस्थापक थे उनके 29वें वंशज रहे थे। सोहनपाल ने भज्जी रियासत की राजधानी भज्जी से सुन्नी बदली थी और इसी सोहनपाल ने सुन्नी राजधानी लाई थी भज्जी से बदल के। 1805 से 15 तक भज्जी गोरखाओं के अधीन रहा। वो 1815 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने राणा रुद्रपाल को स्वतंत्र सनद दी थी। राणा रुद्रपाल 1842 में राजपाट त्याग हरिद्वार चले गए थे। राणा रामचंद्र पाल थे वो भज्जी के अंतिम शासक रहे थे। तो आगे हम कोटी ठकुराई की बात कर रहे हैं। तो इसकी स्थापना भी कुटलहर के वंशज चारू वंशज जी थे, उनके भाई चंद्र ने की थी। 1809 में गोरखाओं ने इस पर कब्जा कर लिया था और 1815 के बाद यह क्योंथल की जागीर बन गई थी। इससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इन छोटी रियासतों से। हरिचंद ने 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसके चलते उन्हें राणा की उपाधि मिली थी। दारकोटी ठकुराई जो थी इसकी स्थापना मारवाड़ जो कि जयपुर में है से आए दुर्गा चंद ने की थी। वर्तमान में यह क्षेत्र जो है आपका दारकोटी यह कोटखाई तहसील में आता है। थरोज की बात कर लेते हैं। थरोज की स्थापना उदयपुर के जो सिसोदिया वंश है उसके राजकुमार हुए थे एक किशन सिंह, उन्होंने की थी। इन्हें थरोज की जागीर जो थी सिरमौर से भेंट स्वरूप मिली थी। 1948 में इसे चौपाल क्षेत्र में मिला लिया गया था। आगे धामी को देखते हैं। धामी की स्थापना, धामी से क्वेश्चन बन सकते हैं, धामी गोलीकांड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। धामी की स्थापना गोविंद पाल ने की थी जो कि पृथ्वीराज चौहान के वंशज माने जाते थे। वो राजपुरा पटियाला से ये धामी आकर बसे थे। तो जो पटियाला में राजपुरा नामक जगह है वहाँ से आए थे और वहाँ से आकर ये यहाँ धामी में बसे थे। धामी की राजधानी हलोग थी। इसको आप याद रखेंगे। हलोग में पत्थर का जो खेल है वो प्रसिद्ध है हलोग का, इससे क्वेश्चन आता है।
तो ये वही हलोग जगह है जो कि राजधानी हुआ करती थी धामी ठकुराई की कभी। धामी के शासक राजा राज सिंह ने सर्वप्रथम पाल की जगह पर सिंह उपनाम लगाया था। 1805 से पूर्व धामी जो थी कहलूर, जिसको हम बिलासपुर के नाम से जानते हैं वर्तमान में, उसकी जागीर था। तो 1805 से पहले कहलूर की जागीर थी। राणा गोवर्धन सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो चलिए आगे देखते हैं। जुब्बल जो आपकी रियासत थी वो आपकी यह रियासत बोले यहाँ ठकुराई, जो आपका सिरमौर वो बुशहर है, इसके बीच का क्षेत्र है ये जुब्बल, यहाँ पे मैं फैली थी। इसकी स्थापना जो थी उग्रचंद के पुत्र करमचंद ने की थी 1195 ईस्वी में। तो करमचंद आप इसके संस्थापक का नाम याद रखेंगे, वर्ष याद रखेंगे 1195 ईस्वी। इससे पहले यह सिरमौर रियासत का भाग हुआ करता था जुब्बल, और जुब्बल वंशावली के अनुसार वे वत्स्य गोत्र से संबंधित हैं जो इनके शासक थे। उग्रचंद के 3 पुत्र थे, करमचंद जिन्होंने जुब्बल की स्थापना की थी, इसके अलावा मूलचंद जिन्होंने सारी रियासत की संस्थापक रहे हैं ये, और इस अंतिम थे दूनी चंद जिन्होंने रावीगढ़ रियासत की स्थापना की थी। तो आप देख सकते हैं उग्रचंद के तीनों पुत्रों ने जो था करमचंद, मूलचंद और दूनी चंद ने अपने अपने लिए मतलब एक रियासत के संस्थापक रहे हैं। जुब्बल रियासत के शासक भक्त चंद को 1918 ईस्वी में राजा का खिताब भी मिला था। दिग्विजय चंद जो थे जुब्बल के अंतिम शासक थे। तो प्रथम आ गए आपके करमचंद और अंतिम आ गए दिग्विजय चंद। चलिए आगे देखते हैं। क्योंथल की स्थापना सुकेत के संस्थापक वीर सेन के छोटे भाई गिरी सेन ने 1211 ईस्वी में की थी। जब आप सुकेत पढ़ते हैं तो वहाँ पे संस्थापक 765 ईस्वी बताया जाता है। अब पता नहीं यहाँ में मतभेद है, क्योंकि अगर वो वीर सेन के छोटे भाई गिरी सेन थे तो एक भाई 765 में पैदा हो और दूसरा 1211 में, ये इम्पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं, अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। 1379 ईस्वी में क्योंथल फिरोज शाह तुगलक के अधीन आ गया था। 1800 ईस्वी से पूर्व क्योंथल के अधीन 18 ठकुराइयाँ थीं। तो 18 ठकुराइयाँ कभी क्योंथल के अधीन रही थी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी बड़ी रियासत ये थी नहीं। आगे देखते हैं। रतेश जो थी इसकी स्थापना करम प्रकाश के भाई राय सिंह ने की थी, और रतेश जो थी 2 स्क्वायर किलोमीटर की सबसे छोटी पहाड़ी रियासत थी। सबसे बड़ी आपने शिमला महासू की पड़ी बुशहर, और सबसे छोटी रतेश। ठियोग के बारे में देख लेते हैं। ठियोग की स्थापना कहलूर रियासत के जयचंद या जयचंद भी लिखा होता है कहीं पे, उन्होंने की थी। कृष्णचंद ठियोग के अंतिम शासक थे। तो जयचंद पहले थे और कृष्णचंद अंतिम थे ठियोग के शासक। ठियोग भारत में विलय होने वाली हिमाचल की सबसे पहली रियासत थी, और ठियोग रियासत का सबसे पहले राजाओं की सत्ता से ये जो था आज़ाद हुआ था। आज़ाद भारत में जनता की चुनी हुई पहली सरकार जो थी 16 अगस्त 1947 को यहाँ बन गई थी। इसमें सूरत राम प्रकाश जी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इसके अलावा अन्य 8 मंत्रियों ने यहाँ पे सत्ता संभाली थी। और यहाँ स्वतंत्रता दिवस कहते हैं कि 16 अगस्त को ही मनाया जाता है। अभी पीछे जैसे आपने न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि 16 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस फीका रहा ठियोग का, कोरोना के चलते और कुछ बारिश के चलते। पर ठियोग से ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि भारत में विलय होने वाली सबसे पहली रियासत कौन थी हिमाचल की। तो इसको आप याद रखेंगे, ठियोग रियासत थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं। शिमला के यहाँ तक हिस्ट्री थी। शिमला के साथ 5 अन्य जिले की सीमाएं लगती हैं। उनमें किन्नौर, कुल्लू, मंडी, सोलन व सिरमौर शामिल हैं। चोटियों की बात कर लेते हैं। चांशल चोटी 4520 मीटर की ऊंचाई वाली जिला की सबसे ऊंची चोटी है। चांशल दर्रा शिमला में डोडरा, क्वार व रोहडू क्षेत्रों के बीच स्थित है। तो इससे आपको ये भी पता चलता है कि चांशल दर्रा जो है शिमला में है, और ये डोडरा, क्वार और रोहडू क्षेत्रों के बीच है। इसके अलावा चोटियों की बात करें तो शिमला में जाखू जो चोटी है, जहाँ पे हनुमान जी की काफ़ी बड़ी प्रतिमा है।
और ये लगभग 108 फुट की ऊंची प्रतिमा है ये यहाँ पर हनुमान जी की। इसके अलावा सियाह चोटी जो है आपके चायल में स्थित है। चूड़धार जो कि चौपाल में शिमला सिरमौर सीमा पर स्थित है। तो चौपाल में आपकी चूड़धार चोटी, शाली टिब्बा या जिसको हम चोटी भी कहते हैं शाली चोटी, ये सुन्नी तहसील में है। और हाटू जो है कुमारसेन में है हाटू चोटी। कुप्पर चोटी आपकी जुब्बल में है। इसके अलावा शिमला में कलमोड़ी चोटी, नाग टिक्कर चोटी स्थित हैं। शिमला और किन्नौर के बीच जो है पिशु व गुस्सू चोटियाँ आती हैं। जो शिमला और किन्नौर का क्षेत्र है उसमें आपकी पिशु और गुस्सू चोटियाँ जो हैं ये प्रसिद्ध हैं। जाखू के साथ साथ शिमला शहर में आपको प्रोस्पेक्टस हिल, ऑब्जर्वेटरी हिल, समर हिल, वो एल्सीजिम हिल्स भी हैं, ये स्थित हैं, ये मिल जाएंगी देखने को। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नदियों की बात कर लेते हैं। सतलुज नदी शिमला जिला से होकर बहती है, जो कि भड़ाल नामक जगह से शिमला में प्रवेश करती है। इसके अलावा गिरी व पब्बर जो हैं शिमला की प्रमुख नदियां हैं। शिमला में सतलुज की सहायक हैं, इसमें आती हैं आपकी नोगली, बहरा, खोखर या खेखर भी लिखा होता है कहीं पे। इसके अलावा छामदा या छामदा वो सावेरा। तो ये जो नदियां हैं ये सतलुज की सहायक हैं। और आपकी जो गिरी नदी है, एक अन्य प्रमुख नदी जो शिमला की है, गिरी नदी आपकी कुप्पर चोटी से, जो कि 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और ये जुब्बल में स्थित है आपकी कुप्पर चोटी, जुब्बल क्षेत्र में। तो ये कुप्पर चोटी गिरी नदी जो है कुप्पर चोटी जुब्बल से ही इसका प्रवाह शुरू होता है, यहाँ से ये निकलती है। असनी नदी शिमला जिले में गिरी की सहायक नदी है, और गिरी की सहायक है असनी नदी। पब्बर नदी एक अन्य नदी जो प्रमुख नदी है, ये भी शिमला में बहने वाली एक प्रमुख नदी है, जो कि चांशल चोटी से चांशल चोटी में आपकी चंद्रनाहन झील है, वहाँ से इसका उद्गम होता है पब्बर का। और इसमें आपकी आंध्रा, हाटकोटी, शिकारी व पैजोर जो हैं सहायक नदियों के रूप में इसमें पब्बर में आपकी मिलती हैं। तो इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे, इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है नदियों से, सहायक नदियों से। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। झरने और चश्मों की बात कर लेते हैं। तो चैडविक फॉल, मरीना वाटरफॉल, ये आपके शिमला में स्थित हैं, झरने हैं ये। और इसके अलावा जो गर्म पानी का चश्मा है ज्यूरी में जो स्थित है, वो एक गर्म पानी का स्रोत है जिला शिमला में। झीलों की बात कर लें, चंद्रनाहन झील जो कि रोहडू क्षेत्र में है, तानू जुब्बल झील आपकी नारकंडा में है, कराली झील छोटा शाली जो कि सुन्नी क्षेत्र में, छोटा शाली जगह वहाँ पर सुन्नी क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा बरादोनसर झील और गढ़ कुफर झील आपकी ठियोग तहसील में पड़ती है। इसके अलावा ढिल्लों पौंड के नाम से जाना जाता है, तो हम इसको ढिल्लो तालाब ही बोलेंगे या ढिल्लों पौंड, झील नहीं लिखा होता है नॉर्मली इसको। तो ढिल्लों पौंड जो है आपका ये कोटखाई क्षेत्र में स्थित है। आगे मेले वो त्योहारों पे देख लेते हैं। मेलों की बात करें, भरारा मेला मई माह में भरारा गांव कुमारसेन में लगता है ये। भोज मेला ये रोहडू क्षेत्र में मनाया जाता है। लवी मेला, फाग मेला ये रामपुर में लगते हैं। इसके अलावा महासू जातर मेला मई माह में मनाया जाता है। पत्थर का खेल अभी हमने हलोग पढ़ा, नवंबर माह में लगता है ये, यहाँ पर मेला होता है। सीपी मेला मशोबरा में। रोहडू मेला शिक्कू देवता के सम्मान में अप्रैल माह में मनाया जाता है। और पुरग मेला जो आपका कोटखाई में अप्रैल माह में मनाया जाता है, पुरग मेला। इसके अलावा जो आपका विंटर कार्निवाल होता है, समर फेस्टिवल होता है, ये भी चलते हैं शिमला में। त्योहारों की बात करें, समर फेस्टिवल रिज मैदान पर मई माह में, और विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है ये भी शिमला में होता है। लोक नृत्य व लोकनाट्य लोकगीत की बात कर लेते हैं। इस पर हमने एक अलग से भी वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें सब डिस्ट्रिक्टों के आप लोक नृत्य नाट्य देख सकते हैं। गी या घी, वैसे गी ही लिखा होता है, ग को ई की मात्रा, ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पे शायद मैंने घी भी देखा लिखा। इसके अलावा माला नाटी, बूरा, बूरा जो है आपका जुब्बल कोटखाई व रोहडू क्षेत्र में ये लोक नृत्य है। सी, छोहरा या छुआरा, राबल, तुरिण, घुगटी या घुगती,
जो कि खुंड्स द्वारा किया जाता है, खुंड्स जनजाति द्वारा 72 विशेष अवसरों पर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। तो इसके अलावा ध्याली जो है ये भी एक सामूहिक नृत्य है। बिरशू शिमला क्षेत्र में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य है। ठोडा या ठोडो नृत्य जो है ये युद्ध नृत्य हैं और पांडव कौरवों के नाम से ये किए जाते हैं। ठोडा या ठोडो नृत्य साठा व पाशा दो समुदायों में होता है, जिसमें महाभारत काल से साठा कौरवों और पाशा जो है पांडवों की ओर से लड़ते थे। और ये जो ठोडो नृत्य है, ये ठोडा नृत्य यह मुख्यतः शिमला के ठियोग व चौपाल क्षेत्रों में किया जाता है। इसके अलावा आपको कहीं कहीं पर ये सिरमौर, सोलन वो कुल्लू में भी मिल जाएगा ये। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर में नॉर्मली पूछा जाता है कि ठोडो नृत्य किस ज़िले से संबंधित है, तो शिमला उसमें होता ही है ऑप्शन। सिरमौर में भी किया जाता है ये, शिमला और सिरमौर में। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में, कुल्लू में और सोलन में, तो वो ऑप्शन में होंगे ही नहीं, जिससे कि कन्फ्यूज़न पैदा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। करियाला जिला शिमला में किया जाने वाला एक लोक नाट्य है। तो करियाला लोक नाट्य है जिला शिमला का। इसके अलावा लाहड़ा, झूरी, नाट्टी व हार जो हैं शिमला और सिरमौर के ये लोकगीत हैं। तो आप नाम याद रखेंगे, लाहड़ा, झूरी और नाट्टी व हार। इसके अलावा केरवा जो है, केरवा शिमला में विधवा पुनर्विवाह का एक प्रकार है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आपने शादी और ब्याह पे, तलाक के प्रकारों पे और तलाक पे अगर वीडियो देखना हो तो उसका भी हमने एक वीडियो बना के रखा है अलग से, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रसिद्ध मंदिर जो हैं। इसमें तारा देवी मंदिर क्योंथल के राजा बलबीर सेन द्वारा ये बनवाया गया था। इस मंदिर में जो है अष्ट धातु की 18 भुजाओं वाली प्रतिमा जो है स्थापित है। इसके अलावा भीमा काली मंदिर सराहन, जिसको हम पुराने समय में शोणितपुर के नाम से जानते थे, प्रसिद्ध है। और बुशहर जो रियासत थी उनकी जो कुलदेवी वो भीमा काली ही हैं। इसके अलावा हाटकोटी मंदिर रोडू के हाटकोटी में स्थित है। यहाँ पर अष्ट धातु की 8 भुजाओं वाली प्रतिमा स्थापित है। तो देखें आप, तारा देवी क्योंथल में अष्ट धातु की 18 भुजाओं वाली है, जबकि हाटकोटी में अष्ट धातु की 8 भुजाओं वाली प्रतिमा है। जाखू मंदिर जो आपका जाखू पहाड़ी पर है स्थित है, और यहाँ हनुमान जी की 108 फुट की प्रतिमाएं हमने ऊपर भी डिस्कस की। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी शिमला डिस्ट्रिक्ट में, उनकी बात कर लेते हैं, सरकारी और प्राइवेट जो भी हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी समर हिल शिमला में स्थित है, और समर हिल में शिमला में आपको चैडविक फॉल भी मिलेगा। शायद हमने ऊपर डिस्कस नहीं डाला था वो फॉल में, वाटरफॉल में। तो चैडविक फॉल समर हिल में है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी समर हिल की स्थापना 1970 में हुई थी। हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थापना 2016 में हुई है, शिमला में स्थित है। एपीजी यूनिवर्सिटी जो है आपकी, ये भी शिमला में स्थित है और इसकी स्थापना 2012 में है, जो 12 में हुई है। एपीजी यूनिवर्सिटी आपकी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं, जो मेन जिला शिमला में है। आंध्रा जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 16.95 मेगावाट का है, और ये आपको पता है अंधरा खड्ड पे बना है। अंधरा खड्ड जो है पब्बर की सहायक नदी है, और ये HP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा धमवारी सुंडा प्रोजेक्ट जो है 70 मेगावाट का है, ये पब्बर नदी पर है, और हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसको जो है संचालित कर रही है। इसके अलावा घनवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 22.5 मेगावाट का है, और ये घनवी नदी जो कि सतलुज की सहायक नदी उस पर स्थित है, और HP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसको संचालित कर रहा है। इससे आपको आजकल एक क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। आपसे प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के नाम दिए होते हैं और पूछा होता है कि ये किस ज़िले में स्थित है या कब खुली है, और वैसे ही आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का नाम दिया होगा और पूछा होगा इसका संचालन कौन कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। रामपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 412 मेगावाट का है, सतलुज नदी पे है, और SJVNL द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। स्वारा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 111 मेगावाट का पब्बर नदी पर,
और पब्बर जो है यमुना की सहायक है और ये हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। देख सकते हैं आप तनगनु रोमियाई नाम प्रोनाउंसिएशन जैसे भी आप इसका करना चाहेंगे। हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 44 मेगावाट का है और ये भी पब्बर नदी पर है। और टीआर पावर जो है, यहाँ पर ये स्पेस नहीं आया इसका, टीआर पावर जो है इसका संचालन कर रहा है, ये कंपनी है। इसके अलावा छाबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि 1909 में बनना तैयार हुआ था, 1913 में हो गया था। ये हाइड्रो प्रोजेक्ट था, ये एक अंग्रेज़ों के टाइम पे 1.75 मेगावाट का, और ये नाउटी रिवर पे था, NAUTI, और जो कि सतलुज की एक सहायक नदी है। तो इससे भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि छाबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दुमरेड़ा हर्बल गार्डन जो है आपका रोहड़ू में स्थित है, रोहड़ू शिमला में, मतलब दुमरेड़ा जो है आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में हर्बल गार्डन। इसके अलावा नेरी हमीरपुर में है, जोगिंदरनगर मंडी में है, और जंगल थलेरा हर्बल गार्डन आप जानते होंगे बिलासपुर में स्थित है। भेड़ प्रजनन केंद्र की बात कर देते हैं तो ये शिमला के ज्यूरी में नामक स्थित जगह पर स्थित है, और ज्यूरी में हमने गर्म पानी का चश्मा भी पढ़ा है अभी ऊपर। इसके अलावा हमीरपुर के ताल में, मंडी के नगवाई में, और किन्नौर के कड़छम में, और चंबा के सरोल में भी भेड़ प्रजनन केंद्र हैं। शिमला 1942-43 में जो है बर्मा सरकार का मुख्यालय, जिसको हम बर्मा को हम आजकल म्यांमार के नाम से, हमारा पड़ोसी देश है उसके नाम से जानते हैं। दरान घाटी, शिमला वाटर कैचमेंट और टालरा या तालरा जो है जिले में स्थित 3 वन्यजीव अभयारण्य हैं। इनका नाम आप याद रखेंगे, मैं फिर से रिपीट करूंगा। दरान घाटी, शिमला वाटर कैचमेंट और टालरा, ये 3 जो हैं वन्यजीव अभयारण्य है। इसके अलावा स्टेट म्यूजियम की स्थापना 1974 में की गई थी, ये शिमला में खोला गया है। और शिमला में जो आपकी कालका शिमला रेलवे लाइन है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है। और हिमाचल से 2 ही चीज़ें हैं जो कि वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल हैं। एक तो आपकी शिमला कालका रेलवे लाइन है, और दूसरा आपका जो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इसमें पूछा गया है, इसमें बताया गया है शिमला जिले का गठन जो था 1816 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा 28 छोटी बड़ी रियासतों को इकट्ठा करके किया गया था। तो 1816 में हुआ, इसको आप याद रखेंगे, और 28 छोटी बड़ी रियासतें थी। 1838 में जाखू पहाड़ी पर रौथनी कैसल का निर्माण कर्नल रौथनी द्वारा ही करवाया गया था। और जब हम रौथनी कैसल की बात करते हैं तो हमको याद आती है कि जो A.O. ह्यूम थे, उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी उसका बनने का विचार जो था, पार्टी बनाने का विचार रौथनी कैसल में ही आया था A.O. ह्यूम को। और आपको पता है कि 28 दिसंबर 1885 को जो था, इसके बाद जो कांग्रेस थी उसकी स्थापना हो गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें शिमला नगर पालिका की जो स्थापना थी 1852 में हुई थी। जो आइस स्केटिंग रिंक है वो 1920 में, जो शिमला में है, वो 1920 में एक यूरोपियन अंग्रेज थे, ब्लेसिंगटन, आप इनका नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, ईयर पूछा जाता है, मतलब एक बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। तो इनके द्वारा जो था स्थापित किया गया था 1920 में आइस स्केटिंग रिंक। 1859 में रोहड़ू में दुम आंदोलन, और 1800 जो हुआ था वो 1854 में जो भूमि पैमाइश हुई थी और जो नकदी मालगुजारी लगाई गई थी उसके विरुद्ध हुआ था ये, राजा शमशेर सिंह के समय। तो आप याद रखेंगे जो 1859 का रोहड़ू में धूम हुआ था वो 1854 में जो भूमि पैमाइश थी उसके विरुद्ध और नकदी माल गुजारी के विरुद्ध हुआ था। गेटी थिएटर जो था 1887 में आम जनता के लिए खोला गया था, और पहला जो प्ले था यहाँ पर जो प्रदर्शित हुआ है, हमने पहले भी पढ़ा है, वो था टाइम विल टेल। और एक समय ऐसा था, इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए तो गेटी थिएटर शिमला को मक्का ऑफ ड्रामा के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे देखते हैं। 1864 से 1939 तक शिमला जो था भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी।
ये इम्पॉर्टेंट है कि भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला कब बनी थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1864 में। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कब तक रही थी, तो 1939 तक रही थी। जबकि शिमला जो है हिमाचल की राजधानी बनी थी 1966 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे। शिमला हिमाचल की राजधानी 1966 में बनी थी। 1864 में जो था सर जॉन लॉरेंस, जो कि वॉइस रॉय थे उस समय, 1864 से 69 तक, इन्होंने शिमला को जो था भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। ठियोग व बेज्जा में बेगार व बंदोबस्त में गड़बड़ी के चलते 1898 में आंदोलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। डोडरा क्वार में विद्रोह हुआ था 1906 में। तो बुशहर के गढ़वाल के साथ लगते क्षेत्र, बुशहर का जो गढ़वाल के साथ क्षेत्र लगता है डोडरा क्वार, तो वहाँ पर ये बुशहर के गढ़वाल के साथ लगते क्षेत्र डोडरा क्वार में वहाँ के वजीर रण बहादुर सिंह द्वारा बुशहर के राजा के विरुद्ध उस क्षेत्र को स्वतंत्र कराने के लिए ये विद्रोह हुआ था। मतलब वो रण बहादुर चाहता था कि बुशहर का राजा इस क्षेत्र को छोड़ दे, तो इसके चलते ये विद्रोह किया गया था। कुनिहार किसान आंदोलन 1920 किसानों द्वारा प्रशासन के अत्याचारों के विरुद्ध हुआ था। 1921 में कुनिहार के बाबू कांशीराम और कोटगढ़ के सत्यानंद स्टोक्स ने बुशहर की राजधानी रामपुर में सम्मेलन किया, वो बेगार के विरुद्ध आवाज उठाई। बुशहर के राजा पदम सिंह ने 1921 में बेगार प्रथा समाप्त करने का आश्वासन दिया था। तो जो ये कुनिहार किसान आंदोलन हुआ था, ये हुआ था बाबू कांशीराम और कोटगढ़ के सत्यानंद स्टोक ने जो सम्मेलन किया था, इन्होंने बेगार के विरुद्ध ये आवाज़ उठाई थी। 1926 में ठियोग ठकुराई के राणा पदम चंद के विरुद्ध उसके ही भाई मियाँ खड़क सिंह के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। तो 1926 में वो था आपका ठियोग ठकुराई में। जो राणा थे पदम चंद, इनके भाई जो थे मियाँ खड़क सिंह, इन्होंने ही विद्रोह कर दिया था, मतलब इनके नेतृत्व में ये हुआ था। इसको एक अन्य नाम से हम जानते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि ठियोग मधान आंदोलन। तो ये जो ठियोग आंदोलन था, ये मधान, कुमारसेन, घनाटी तथा घुंड, इन क्षेत्रों में हुआ थे। ये 1926 से 28 के बीच ही ये हुए थे सारे इस क्षेत्रों में। तो जब आपसे ठियोग मधान पूछा जाएगा, तो उसका मतलब ये ठियोग में ये मियाँ खड़क सिंह के नेतृत्व में ये जो आंदोलन हुआ था, मतलब ये इसी की बात कर रहे होते हैं इसमें। और इसके अलावा ये कुमार सेन और घनाटी और घुंड क्षेत्रों में भी था। चलिए आगे देखते हैं। 11 मई 1921 को गांधी जी जो थे शिमला आए थे। और जब वो शिमला आए थे पहली बार 11 मई 1921 को, तो वो शांति कुटीर में रुके थे। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके साथ जो थे मौलाना मोहम्मद अली थे, शौकत अली थे, लाला लाजपत राय थे, मदन मोहन मालवीय थे। तो ये भी पहली बार जब गांधी जी शिमला आए थे, तो ये सब लोग इनके साथ आए थे। और वो 13 मई 1921 को, मतलब ये शिमला आए थे लॉर्ड रीडिंग से मिलने। और ये 13 मई 1921 को वॉइस रॉय लॉर्ड रीडिंग से मिले थे। और गांधी जी अपने जीवन में कुल 10 बार शिमला आए थे 1921, मतलब 11 मई 1921 से लेके, और अंतिम बारी 1946 में आए थे। तो ये लगभग मतलब 10 बार ये जो था, कुल 10 बार शिमला आए थे। शिमला में पीटर हॉफ भवन में नथुराम गोडसे पर गांधी जी की हत्या का मुकदमा चला था। जो शिमला में पीटर हॉफ है, वहीं पर नथुराम गोडसे जी की हत्या, नथुराम गोडसे पर जो था गांधी जी की हत्या का मुकदमा चला था। ये जो हम पीटर हॉफ या इससे ऊपर हमने गेटी थिएटर पढ़ा, ये जो पुरानी जितनी भी ब्रिटिश बिल्डिंगें हैं, ये किस आर्किटेक्चर में बनी है और कौन इसका आर्किटेक्ट था, इसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बनाई है। तो उसका लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो हमने काफ़ी बना के रखे हैं, पता नहीं आप उनको देखते हैं नहीं। तो अगर नहीं देखें तो प्लीज़ उनको देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता जो था 5 मार्च 1931 को हुआ था, जिसके फल स्वरूप जो था शिमला में बंद सत्याग्रहियों की रिहाई के स्वागत में स्वराज सभा शिमला का गठन किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वराज सभा शिमला का गठन क्यों किया गया था। तो जो सत्याग्रही थे उनकी रिहाई के स्वागत में ये किया गया था। और ये रिहाई थी गांधी इरविन समझौते, जो कि 5 मार्च 1931 हुआ था। इसके बाद शिमला में राजकुमारी अमृत कौर ने भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया था। जो गांधी जी ने अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को,
तो शिमला में जो भारत छोड़ो आंदोलन की बागडोर थी वो राजकुमारी अमृत कौर ने संभाली थी। चलिए आगे देखते हैं। धामी प्रेम प्रचारिणी सभा 1937 में बनी, जिसके अध्यक्ष तो थे बाबा नारायण दास थे और मंत्री थे इनके पंडित सीताराम। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, धामी धामी प्रेम प्रचारिणी सभा कब गठन हुआ था इसका, तो 1937 में हुआ था। शिमला हिल स्टेट रियासती प्रजामंडल संस्था की स्थापना 1 जून 1939 को हुई और पंडित पद्म देव प्रधान तथा भागमल सौटा इसके महामंत्री चुने गए थे। तो शिमला हिल स्टेट रियासती प्रजामंडल ये संस्था थी, इसकी स्थापना कब हुई और कौन इसके प्रधान वो महामंत्री थे, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। धामी गोली कांड जो आप जानते होंगे, फेमस है, काफ़ी क्वेश्चन, काफ़ी मतलब लगभग हर तीसरे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो धामी गोली कांड 16 जुलाई 1939 को हुआ था और ये भागमल सौटा की अध्यक्षता में हुआ था। मतलब नेतृत्व थे जो भीड़ का, वो भागमल सौटा कर रहे थे, उनकी अध्यक्षता में ही एक दल जो था वो उस पर गोलियां चली थी। तो और जिसमें 2 लोगों की शायद जान गई थी, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ 2 थे या एक ही था। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल नामक संस्था की स्थापना 1946 में की गई थी। इसका कार्यालय मंडी में था। तो संस्था के प्रधान थे स्वामी पूर्णानंद और मुख्य सचिव थे पंडित पद्म देव जी। और जो हिमालय हिल स्टेट रीजनल काउंसिल है, इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 8 से 10 मार्च 1946 को हुआ था और ये मंडी में हुआ था। 1 मार्च 1947 को संस्था के चुनाव हुए। देखिए, जब ये संस्था बनी तो इसके जो ये प्रधान स्वामी पूर्णानंद और सचिव बने थे पद्म देव जी, इनको ऐसे ही जब संस्था बनी तो एक को प्रधान बना दिया किसी को भी और एक को सचिव बना दिया। लेकिन जो एक्चुअल में इनका जब चुनाव हुआ इनके लिए, संस्था के प्रधान और इसके लिए, तो 1 मार्च 1947 को संस्था के चुनाव हुए और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जो कि प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं, 2 बार रहे हैं ये, को प्रधान और पंडित पद्म देव को महामंत्री चुना गया। आगे देखते हैं। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल अस्तित्व में आया। 26 जनवरी 1950 को हिमाचल पार्ट सी राज्य बना। ये जो पॉइंट नंबर 58 है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसी से आपको 4 या 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल अस्तित्व में आया। 26 जनवरी 1950 को हिमाचल पार्ट सी स्टेट बना। 1952 में चुनाव हुए विधानसभा के। 24 मार्च 1952 को यशवंत सिंह परमार प्रथम मुख्यमंत्री बने। सईद फजल अली की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट बनाई गई थी। उस समय एक आयोग बनाया था जिसने रिपोर्ट दी थी राज्य पुनर्गठन पे, और फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना और 31 अक्टूबर 1956 को जो था हिमाचल की विधानसभा को भंग कर दिया गया। मतलब मार्च 1952 से 56 तक विधानसभा रही, बाद में इसको भंग कर दिया गया और इसके बाद अगले ही दिन 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, केंद्र शासित राज्य बन गया। इसके बाद 1957 में यहाँ क्षेत्रीय परिषद शुरू हुई, मतलब क्षेत्रीय परिषद के लिए चुनाव हुए, क्योंकि विधानसभा तो भंग हो चुकी थी, केंद्र शासित बन चुका था। और इसमें जो क्षेत्रीय परिषद के चुनाव हुए थे उसमें ठाकुर करम सिंह, ये पूछा जाता है, ठाकुर करम सिंह जो थे 15 अगस्त 1957 को परिषद के अध्यक्ष बने, जो क्षेत्रीय परिषद थी, और 1 जुलाई 1963 को जो था क्षेत्रीय परिषद को फिर से चेंज कर दिया गया विधानसभा में। और इसके बाद फिर से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो था मुख्यमंत्री बने थे और ये दूसरी बार बने थे। 1857 की क्रांति के समय जो था शिमला में डिप्टी कमिश्नर थे आपके विलियम हे। इनसे क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है। और इसके बाद 21 अगस्त 1925 को वाइसरॉय जो थे लॉर्ड रीडिंग ने सेंट्रल काउंसिल चैम्बर का उद्घाटन किया था। और जो ये 21 अगस्त 1925 को सेंट्रल काउंसिल चैम्बर था जिसका उद्घाटन लॉर्ड रीडिंग ने किया था, उस समय वो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विधानसभा है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो गई है और सबसे इसके बाद जो 3 डिस्ट्रिक्टें बचती हैं आपकी, शिमला, माफ़ कीजिए, सिरमौर, सोलन और ऊना, वो छोटी छोटी डिस्ट्रिक्टें हैं। ये सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट थी। वीडियो 50 मिनट की हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।